हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड रहने वाली है, जिसमें हम नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड जो है इसका इतिहास रहा है उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बन जाता है कि भारत में किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो लिस्ट आपको जरूर याद होनी चाहिए। तो उस पर भी लास्ट में हमारा डिस्कशन रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो नोबेल पुरस्कार। देखिए, अगर हम बात करें नोबेल पुरस्कार की, तो नोबेल पुरस्कार क्या होता है और कहां से इसका प्रारंभ हुआ और क्यों ये दिया जाता है। सबसे पहले हम इस पर देखेंगे, जो इसका एक बैकग्राउंड रहेगा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो ये शुरुआत मानी जाती है 1901 में है। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब ये जो नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था, ये जो है नोबेल फेडरेशन या एक तरीके की कहें संगठन के द्वारा दिया जाता है। ये जो नोबेल पुरस्कार है वो नोबेल करके एक नोबेल फेडरेशन है, उसके द्वारा ये दिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप इसमें देखेंगे तो ये स्वीडन में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? स्वीडन में दिया जाता है। और स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। यहाँ पर जो है वो नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। तो हर वर्ष दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? स्टॉकहोम। और स्टॉकहोम है ये राजधानी है। किसकी राजधानी है? स्वीडन की। तो यहाँ से दो तीन फैक्ट आपके निकल कर आएंगे कि स्वीडन की राजधानी क्या है, तो स्टॉकहोम है, जहाँ पर क्या दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अब ये जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं किसके नाम पर दिए जाते हैं? तो ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिए जाते हैं। तो इसीलिए उसका नाम भी क्या पड़ा हुआ है? नोबेल पुरस्कार। ठीक है, अब इनके नाम पे क्यों दिए जाते हैं और क्यों प्रारंभ किया गया, उसके पीछे भी एक कहानी है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप सिर्फ इतना याद रखें कि ये जो नोबेल पुरस्कार हैं ये स्वीडन में दिए जाते हैं और स्टॉकहोम राजधानी है किसकी? स्वीडन की। तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं और अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल की अगर हम बात करें तो यह एक वैज्ञानिक रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो इनके द्वारा कई ऐसे कार्य किए गए हैं, बहुत सारी कंपनियां भी इनके द्वारा खोली गई हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक वैज्ञानिक रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे डायनामाइट, तो डायनामाइट की खोज किसने की है? तो अल्फ्रेड नोबेल ने की है। ये भी आपको याद रखना है। तो इतनी चीज़ आपको इस स्लाइड से याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई, जो कि नोबेल फेडरेशन द्वारा दिया जाता है। और ये नोबेल फेडरेशन कहाँ का है? स्वीडन का है। और ये पुरस्कार स्वीडन की राजधानी जो है स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिए जाते हैं और अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक रहे हैं। आगे की बात करते हैं कि कौन थे अल्फ्रेड नोबेल। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अल्फ्रेड नोबेल की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है कि अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे। अब वैज्ञानिक होने के साथ साथ आप देखेंगे, जब ये वैज्ञानिक थे तो इन्होंने जो है 355 से भी ज़्यादा आविष्कार किए थे, चाहे वो छोटे आविष्कार हों चाहे वो बड़े आविष्कार हों। तो इन्होंने अगर हम देखेंगे तो अपने पूरे लाइफ में 355 से भी ज़्यादा आविष्कार किए थे। और साथ ही साथ इन्होंने जो है डायनामाइट की भी खोज की थी। तो एक चीज़ याद रखना कि डायनामाइट की खोजकर्ता कौन है? तो वो भी आपके अल्फ्रेड नोबेल हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट निकल कर आ रहा है कि डायनामाइट की खोज करता कौन है? तो हो जाएंगे अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, तो अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने जो है 350 से भी ज़्यादा आविष्कार किए हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो दिसंबर जो है 1896 में हुई थी। ये इनकी मृत्यु क्यों याद रखना है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहीं से प्रारंभ हो जाता है नोबेल पुरस्कार देने की प्रक्रिया। लेकिन उसको सबसे पहले कब दिया जाता है? 1901 में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की अगर हम बात करें तो इनके पीछे एक छोटी सी कहानी है, पहले आप वो समझ लीजिए ताकि पूरा बैकग्राउंड आपको समझ में आ जाए। अल्फ्रेड नोबेल वैज्ञानिक रहे हैं। ठीक है, इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे आविष्कार किए हैं, जैसे डायनामाइट का आविष्कार किया है और भी आविष्कार किए हैं। और इनकी जो है संपत्ति भी बहुत सारी थी, क्योंकि इनके द्वारा बहुत सारे आविष्कार किए गए और एक अच्छे साइंटिस्ट भी थे, तो इनके पास बहुत सारी संपत्ति थी। ठीक है, तो इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। इसलिए एक बार इनके साथ एक घटना हुई थी। वो घटना इस प्रकार से हुई थी कि इनके भाई की मृत्यु हुई थी और न्यूज़पेपर में आया था इनके भाई की डेथ। लेकिन गलती से वो न्यूज़पेपर में इस तरीके से आया था कि अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई। इनके भाई की
मृत्यु हुई थी, लेकिन न्यूज़पेपर में आया था कि अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई, और साथ ही साथ उसमें यह भी लिखा आया था कि मौत के सौदागर की हुई मृत्यु। ऐसा क्यों आया था? इसलिए आया था क्योंकि यह एक जो है डायनामाइट के खोज करता थे, और डायनामाइट एक तरीके का विस्फोटक पदार्थ होता है। ठीक है, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी जो कि एक विस्फोटक पदार्थ होता है, और इसीलिए इनके भाई की मृत्यु हुई थी, लेकिन वो एक तरीके से मिस्टेक के फॉर्म में इनका नाम आया था, और उसमें यह भी लिखा था कि डायनामाइट के ये एक तरीके के मौत के सौदागर की हुई है मृत्यु। तो इन्होंने जब वो न्यूज़ देखी तो इनको बहुत बुरा लगा कि इनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसको लोग इस तरीके से लेते हैं, और इनको लोग मरने के बाद इस फॉर्म में याद रखेंगे कि ये मौत के सौदागर थे। ये बात जो है अल्फ्रेड नोबेल को बहुत बुरी लगती है, और वहाँ से ये डिसाइड करते हैं, और जब ये लास्ट में इनकी मृत्यु होने वाली है, या लगभग इनकी जब तबीयत खराब हो जाती है, उस समय एक वसीयत बनाते हैं, और उस वसीयत में ये लिखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी का 96% इस्तेमाल जो है लोगों को पुरस्कार देने में किया जाएगा, जो लोग अलग अलग क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, ताकि उनको बढ़ावा मिल सके, और इस तरीके से इनको भी लोग जो हैं एक अच्छे नाम से याद रखें। ठीक है, तो एक ये घटना थी जिसके कारण अल्फ्रेड नोबेल ने ये डिसाइड किया कि वो अपनी संपत्ति का इस्तेमाल मरने के बाद किस तरीके से करेंगे। तो उन्होंने एक वसीयत बनाई थी, और उस वसीयत में लिखा था कि मेरी प्रॉपर्टी का 96%, मेरी जो कुल प्रॉपर्टी की जो 96% प्रॉपर्टी रहेगी उसका इस्तेमाल किया जाएगा लोगों को पुरस्कार देने में। ठीक है, उसके लिए जो है वहाँ का जो कोर्ट था उसने ये डिसाइड किया अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के पश्चात। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर 1896 में। याद रखना, 10 दिसंबर 1896 में अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी, और उसके बाद जब उनकी वसीयतनामा देखा गया तो उसमें ये लिखा हुआ था कि इनकी प्रॉपर्टी का 96% इस्तेमाल अच्छे काम में किया जाएगा, मतलब लोगों को पुरस्कार देने में किया जाएगा। तो वहाँ से फिर जो है उस कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि हम अल्फ्रेड नोबेल के नाम से एक जो है एक तरीके का संगठन बनाएंगे, जो क्या करेगा, जो लोगों को पुरस्कृत करेगा, लोगों को पुरस्कार देगा। तो वहां से डिसाइड किया गया कि अल्फ्रेड नोबेल के नाम से जो है हम पुरस्कार वितरण करेंगे, और उसका नाम क्या रखा जाएगा? नोबेल पुरस्कार। अब ये जो नोबेल पुरस्कार दिया जाना था, तो उसके लिए जो संपत्ति थी, पैसा था, वो अल्फ्रेड नोबेल देकर गए थे अपनी प्रॉपर्टी का 96%, जिसको क्या कर दिया गया था? जिसको स्वीडन के बैंक में जमा कर दिया गया था। तो अल्फ्रेड नोबेल की संपत्ति का 96% स्वीडन की ही बैंक में जमा कर दिया गया है, और स्वीडन की बैंक से उस संपत्ति से जितना भी ब्याज आता है ना, मंथ वहाँ का ईयर वाइज जो आता है ना, वहाँ से ब्याज मिलता है, उस पैसे का जो ब्याज मिलता है उससे स्टार्ट क्या किया गया था? उससे स्टार्ट किया गया था कि शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अल्फ्रेड नोबेल के नाम से नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है नोबेल पुरस्कार की। 1886 देखो 1896 में उनकी मृत्यु हुई थी, और 1901 में पहली बार क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये थोड़ी सी लंबी प्रोसेस हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर जो है पूरा उस तरीके से उसको मैनेजमेंट करना पड़ा, और फिर डिसाइड किया कि हम शांति के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार देंगे, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो प्रश्न पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो याद रखना, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। और जो स्वीडन की बैंक में पैसा जमा है, उससे जो ब्याज आता है, उससे हर साल जो है वो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार की राशि हर बार चेंज होती रहती है, कई बार 8 लाख रुपए दिए जाते हैं, कई बार जो है 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो ये कोई प्रश्न आने वाला नहीं है कि कितनी राशि दी जाती है, क्योंकि उसकी पेमेंट हमेशा फिक्स नहीं रहती है। ठीक है, अगर एक व्यक्ति को एक ही सब्जेक्ट में 2 नोबेल पुरस्कार मिल गए हैं, तो वहां पर पैसे का डिवीजन हो जाता है। जैसे एग्जांपल समझिए, शांति के क्षेत्र में अगर 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिल गया, तो फिर 10 लाख रुपए की राशि को
पार्ट में बांट दिया जाएगा, 5-5 लाख रुपए में बांट दिया जाता है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है कि अगर शांति का पुरस्कार दिया जाएगा, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा तो 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, है ना। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा तो 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन अगर साहित्य के क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को चुन लिया गया उस साल, तो फिर वो 10 लाख रुपए उन 2 व्यक्तियों के बीच में डिवाइड हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो है वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम से प्रारंभ किया गया और हर वर्ष दिए जाते हैं, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। ये कहानी थोड़ा सा आपको समझाना जरूरी था ताकि बैकग्राउंड समझ जाएंगे तो बहुत सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। तो शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो है 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। 10 दिसंबर को क्यों दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार हर वर्ष? क्योंकि 10 दिसंबर 1896 को अल्फ्रेड नोबेल की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो याद रखना तब से 10 दिसंबर को जो है वो क्या दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार। अब समझिए, नोबेल पुरस्कार में मैंने आपको 6 फील्ड बताई हैं, जिसमें जो शांति के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है वो सबसे बड़ा माना जाता है। याद रखना सभी क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जो मैंने आपको 6 क्षेत्र बताए हैं, लेकिन उसमें से जो शांति का क्षेत्र है उसको थोड़ा सा बड़ा माना जाता है क्योंकि वो मानव हित में किया जाता है। हालांकि केमिस्ट्री, फिजिक्स, चिकित्सा इसमें भी दिया जाता है तो वो भी मानव का हित होता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की कंडीशन में है शांति। विश्व शांति की जरूरत है, राष्ट्रीय शांति की जरूरत है, तो उस हिसाब से जो शांति के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, उसको सबसे बड़ा माना जाता है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, जो शांति का पुरस्कार है वो स्वीडन में नहीं दिया जाता है। मैं आपको बता चुका हूं कि नोबेल पुरस्कार कहां दिए जाते हैं? स्वीडन में दिए जाते हैं, लेकिन शांति का पुरस्कार स्वीडन में नहीं दिया जाता है। बाकी जो 5 पुरस्कार हैं वो स्वीडन में दिए जाते हैं। तो 10 दिसंबर को आपको याद रखना है कि 10 दिसंबर को स्वीडन, और स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम में, यहां पर 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। एक साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। लेकिन जो आपका एक रह जाता है शांति के क्षेत्र में, जो सबसे बड़ा माना जाता है। शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दी जाता है। तो यहां से एक अलग पॉइंट निकल कर आता है कि शांति का पुरस्कार कहां दिया जाता है, शांति का नोबेल पुरस्कार कहां दिया जाता है। तो उस समय आंसर आएगा आपका नॉर्वे जो है उसकी राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। अकेला एकमात्र कौन सा पुरस्कार है? वो है आपका शांति का नोबेल पुरस्कार। तो शांति के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी आपके जो 5 हैं वो स्वीडन में ही दिए जाते हैं। तो ये 2 फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है। 10 दिसंबर को दिए जाते हैं क्योंकि 10 दिसंबर 1896 में अल्फ्रेड नोबेल की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो कुछ पॉइंट निकल कर आएंगे वो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। देखिए, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रुडयार्ड किपलिंग। क्या था? रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग की अगर हम बात करें तो इनको भी नोबेल पुरस्कार दिया गया है और ये सबसे कम उम्र में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं। याद रखना कौन से क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में, है ना। ये पॉइंट याद रखना कि साहित्य के क्षेत्र में सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो रुडयार्ड किपलिंग है। ठीक है, अच्छा, इनको कब दिया गया था ये पुरस्कार? तो ये इनको पुरस्कार दिया गया था 1907 में, है ना। 1907 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था रुडयार्ड किपलिंग को, जो कि सबसे कम उम्र में यह पुरस्कार पाने वाले हैं साहित्य के क्षेत्र में। तो ये वाला पॉइंट याद रखना कि मैं साहित्य के क्षेत्र में बोल रहा हूँ। इसके साथ इन्होंने एक बुक लिखी थी साहित्य के क्षेत्र में, जंगल बुक, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जंगल बुक इंपॉर्टेंट है। तो जंगल बुक से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है कि जंगल बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी गई थी, जिनको साहित्य के क्षेत्र में सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जिस समय उनको पुरस्कार दिया गया था उस समय उनकी 42 की एज थी। एज कितनी थी? 42। लेकिन अगर हम वर्तमान में बात करें कि सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है ना, वो कोई भी क्षेत्र का हो, तो वो है आपकी मलाला यूसुफ। सबने नाम सुना होगा, पाकिस्तान की हैं ये मलाला यूसुफ। इनकी अगर हम बात करें तो 2014 में
कैलाश सत्यार्थी जो कि भारत के हैं, इनके साथ इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो कैलाश सत्यार्थी जो कि भारत के लिए काम करते हैं और मलाला यूसुफ की बात करें जो पाकिस्तानी के निवासी हैं, इन दोनों को साथ में 2014 में क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था, जो कि सबसे कम उम्र की महिला या सबसे कम उम्र की व्यक्ति हम जिनको कह सकते हैं मलाला यूसुफ, इनको सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, वो भी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। याद रखना, कैलाश सत्यार्थी को भी शांति का नोबेल पुरस्कार ही दिया गया है और इनको भी शांति का नोबेल पुरस्कार ही दिया गया है। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल कर आता है कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला का नाम बताइए, तो मलाला यूसुफ हो जाएंगी जो कि पाकिस्तान की निवासी हैं। तो याद रखना, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली मलाला दुनिया की सबसे कम उम्र की नोबेल विजेता बन गई हैं। ये 2014 में बन गई है। तो ये वाला पॉइंट याद रखना और ऊपर जो कहानी मैंने बताई है वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। देखिए, पहला नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया था, क्योंकि 1901 में नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किए गए थे। उस समय जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, मैं शांति का नोबेल पुरस्कार इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो दो लोगों को साथ में दिया गया था। एक थे आपके रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेट। कौन थे? हेनरी ड्यूनेट। ये रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। तो रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेट, इनको पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के क्षेत्र में, ठीक है। और इनके साथ किसको दिया गया था, तो वो फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक भी कह सकते हो आप उनको, अध्यक्ष भी कह सकते हो, जिनका नाम है फ्रेडरिक पेसी। तो फ्रेडरिक पेसी को और हेनरी ड्यूनेट को, इन दोनों को साथ में जो है पहला नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और 2014 में दो लोगों को दिया गया है, वो भी आपको याद रखना है, मलाला यूसुफ जो कि पाकिस्तान की हैं और कैलाश सत्यार्थी जो कि भारत के हैं, ठीक है। इसके साथ देखिए कि जो फिजिक्स में, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ फिजिक्स में भी दिया जाता है, केमिस्ट्री में भी दिया जाता है, चिकित्सा शास्त्र में दिया जाता है और अर्थशास्त्र में भी दिया जाता है। तो फिजिक्स के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में ही दिया गया था। वो थे जर्मनी के विल्हम कॉनरेड रोटजन। याद रखना, विल्हम कॉनरेड रोटजन, इनको जो है वो भौतिकी के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और कब दिया गया था? 1901 में दिया गया था, जो कि जर्मनी के निवासी थे। फिर इसी के साथ एक पॉइंट और याद रखें कि जो मारिया क्यूरी हैं, हम मैडम क्यूरी के नाम से इनको जानते हैं, मारिया क्यूरी की अगर हम बात करें तो इनको 1903 में भौतिक के क्षेत्र में दिया गया और 1911 में रसायन के क्षेत्र में दिया गया। 2 बार इनको नोबेल पुरस्कार मिला। अब मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैडम क्यूरी एकमात्र ऐसे व्यक्ति या महिला हैं जिनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी मिला है और फिजिक्स के क्षेत्र में भी मिला है। तो भौतिकी के क्षेत्र में और रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला या पुरुष कोई भी कहें, है ना, तो वो कौन है? आपकी मैडम क्यूरी। क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको भौतिकी के क्षेत्र में 2 बार मिला है, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2 बार मिला है, लेकिन मैडम क्यूरी को भौतिकी क्षेत्र में भी मिला है और रसायन के क्षेत्र में भी मिला है। अगर हम टोटल नोबेल पुरस्कार विजेताओं की बात करें तो लगभग 950 से भी ज़्यादा व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेकिन 950 के नाम याद करना या फिर नाम याद करना लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि हमको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ही चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए थोड़े भारत के इंपॉर्टेंट है, तो भारत के हमको कंप्लीट याद करना है। इसमें मैं आपको कुछ फैक्ट बता रहा हूँ। तो मैडम क्यूरी यहाँ पर याद रखें, जिनको जो 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में और 1911 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं भारत में, यहाँ से इंपॉर्टेंट कहानी शुरू होती है कि भारत में किन व्यक्तियों को दिया गया है। तो भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया है और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। और कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था, साहित्य के क्षेत्र में, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर का साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो याद रखना कि इनको साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। यहाँ से 2 प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न बनेगा कि भारत के उस व्यक्ति का नाम बताइए जिनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आंसर आएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साहित्य के क्षेत्र में
नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए, तो भी आंसर क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में 1913 में दिया गया था। सेकंड नंबर पर आते हैं आपकी सीवी रमन, सब इनका नाम जानते हैं, सीवी रमन। इनको भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये दिया गया था इनको 1930 में। क्यों दिया गया था, क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में इन्होंने जानकारी दी थी और सीवी रमन भी इन्होंने दिया था। जो प्रभाव दिया गया था ना, जिसको हम सीवी रमन प्रभाव के नाम से जानते हैं, साइंस वाले बच्चे इस चीज़ को अच्छे से जानेंगे कि जो रमन प्रभाव हमने पढ़ा है, सीवी रमन प्रभाव, उसके लिए सीवी रमन को भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये दिया गया था 1930 में। तो 1930 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था सीवी रमन ने। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके कार्य, उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन किस तरीके से होता है उस पर, और साथ ही साथ रमन प्रभाव की खोज भी इन्होंने की थी। तो याद रखना सेकंड नंबर पर हो जाएंगे सीवी रमन। फिर आते हैं थर्ड नंबर पर, जो है हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना जो एक चिकित्सक रहे हैं, इनको जो है 1968 में, है ना, 1968 की बात करें तो इस समय इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने अनुवांशिकी कोड की जानकारी हमको दी थी, उसकी अच्छी इन्होंने व्याख्या की थी और साथ ही साथ प्रोटीन संश्लेषण के लिए, उसके कार्य के लिए, मतलब प्रोटीन संश्लेषण के ऊपर भी इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। जैसे कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है हमारी बॉडी में, उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी और साथ ही साथ अनुवांशिक कोड की जानकारी भी इनके द्वारा दी गई। तो अनुवांशिक कोड और साथ ही प्रोटीन का संश्लेषण, इन दोनों की जानकारी जो है हरगोविंद खुराना द्वारा दी गई थी, चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है और इसीलिए जो है 1968 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद आते हैं हमारे फोर्थ नंबर पर दिया गया था मदर टेरेसा को, है ना, याद रखना मदर टेरेसा, भारत रत्न भी इनको दिया गया है, नाम आपको याद रखना है। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में दिया गया। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि उस महिला का नाम बताइए जिनको भारत से शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो आंसर आएगा मदर टेरेसा। या उस एकमात्र महिला या पहली महिला का नाम बताइए जिनको शांति के क्षेत्र में भारत रत्न दिया गया है ना, सॉरी, नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो वो भी क्या हो जाएंगी आपकी मदर टेरेसा। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाली मदर टेरेसा की बात करें तो इनको 1978 में, 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इनको शांति के क्षेत्र में दिया गया था क्योंकि इन्होंने मानवीय कार्य किए थे, लोगों की हेल्प, है ना। जिस समय अगर हम बात करें, क्योंकि इनको 1978 में दिया गया था, तो इस समय, इसके बाद, इसके पहले जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, उसके पहले इन्होंने बहुत सारे मानवीय कार्य किए हैं, लोगों की हेल्प की है ना, भारत में रहते हुए, है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इनका, मदर टेरेसा, जिनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1978 में दिया गया था, मानवीय कार्यों के लिए दिया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की बात करें तो इनको भौतिकी विज्ञान में दिया गया था। अच्छा, इसके पहले भी एक आपको भौतिकी विज्ञान में नाम मिल चुका है, सीवी रमन का। तो अब प्रश्न यहां से बनना शुरू हो जाएगा कि जो भौतिकी क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे, तो वो सीवी रमन थे। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया कि भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय कौन थे, तो वहां सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का नाम आ जाएगा। ये दूसरे हो गए जिनको भौतिकी क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला, और ये भी कब मिला इनको, 1983 में मिला। इन्होंने सितारों की संरचना और उसके विकास पर किस तरीके से सिद्धांत देना चाहिए, ये इन्होंने सिद्धांत दिया। तो देखिए, सितारों का किस प्रकार से विकास होता है, सितारे किस तरीके से बनते हैं, उनकी जानकारी इन्होंने दी और साथ ही साथ इन्होंने स्ट्रक्चर बताई, संरचना बताई, सितारों की संरचना की भी इन्होंने जानकारी दी। किन्होंने, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की बात करें तो इनको भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला है, और ये कब मिला है, तो ये 1983 में मिला है। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन की बात करें तो ये आर्थिक विज्ञान, है ना, आर्थिक क्षेत्र में इनको दिया गया है, इकोनॉमी के क्षेत्र में, है ना। तो याद रखना, आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए, तो अमर्त्य सेन हो जाएगा। कब इनको ये प्राइज दिया गया, तो ये 1998 में दिया गया, 1998 में दिया गया, है ना। जैसे कल्याणकारी अर्थशास्त्र, देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान इनके द्वारा दिया गया है, तो याद रखना, इसीलिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1998 में, है ना। 1998 की बात करें तो आर्थिक विज्ञान में
अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आते हैं 7वें नंबर पर, वो हैं आपके वेंकटरमन रामकृष्णन। वेंकटरमन रामकृष्णन की अगर हम बात करें तो इनको रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रसायन के क्षेत्र में हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रसायन के क्षेत्र में एकमात्र हो जाएंगे वेंकटरमन रामकृष्णन, जिनको रसायन के क्षेत्र में 2009 में, अभी की बात है 2009 में इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्होंने रसायन के क्षेत्र में क्या किया था, तो राइबोसोम की संरचना के बारे में बताया, उसके कार्यों के बारे में बताया और उसका अध्ययन किया। तो याद रखना, राइबोसोम, जब हम कोशिका का अध्ययन करते हैं तो वहाँ हमको ये नाम पढ़ने को देखने को मिलता है, राइबोसोम। तो राइबोसोम की संरचना के बारे में और उनके कार्य के बारे में कि किस तरीके से राइबोसोम वर्क करते हैं हमारी सेल के अंदर, कोशिका के अंदर, इसके बारे में सबसे पहले जो स्टडी की गई भारत से, वो किसके द्वारा की गई, वेंकटरमन रामकृष्णन के द्वारा की गई। और रसायन के क्षेत्र में किया गया, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, तो 2009 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिर बात करते हैं कैलाश सत्यार्थी। देखिए अभी हमने बताया था कि कैलाश सत्यार्थी की बात करें तो इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। और ये इनको कब दिया गया था, ये 2014 में दिया गया था। और 2014 में ही मलाला यूसुफ को भी दिया गया था, जो कि पाकिस्तान की निवासी हैं, उनको भी शांति के क्षेत्र में दिया गया था। और कैलाश सत्यार्थी को भी शांति के क्षेत्र में दिया गया था, और ये संयुक्त रूप से दिया गया था, ठीक है, मतलब दोनों को दिया गया था। अब इन्होंने किस लिए काम किया है, तो कैलाश सत्यार्थी ने भारत में बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ, मतलब किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है बच्चों को, छोटे बच्चों को, या जो बच्चे नॉर्मली देखते हैं आपके 13, 14, 15 साल के जो बच्चे होते हैं, वो कारखानों में वगैरह में जॉब करते हैं, होटल वगैरह में जॉब करते हैं, तो उसके लिए इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए। तो बच्चों के सुधार के लिए, बच्चों युवाओं के दमन के खिलाफ, और सभी बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार हेतु इन्होंने बहुत संघर्ष किया है, ठीक है। बात हो रही है कैलाश सत्यार्थी की। तो इन्होंने जो है बच्चों के एजुकेशन के लिए भी काम किया है भारत में, और साथ ही साथ इन्होंने किस तरीके से बच्चों को एजुकेशन से जोड़ा जाए और वो फील्ड से निकाला जाए जहां वो वर्क नहीं कर पाते, जहां वो स्टडी नहीं कर पाते, जहां 11 साल, 12 साल, 13 साल के बच्चे नॉर्मल होटल में जॉब करते हैं, उनके लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया है कि उनको एजुकेशन से जोड़ा जा सके। इसके लिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2014 में। फिर आते हैं अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी की बात करें तो इनको भी आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था। अभी हमने अमर्त्य सेन भी पढ़ा, उनको भी आर्थिक क्षेत्र में दिया गया था। और ये हो जाएंगे आपके अभिजीत बनर्जी, इनको भी आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया जा रहा है। और ये कब दिया गया था, ये 2019 में दिया गया था, मतलब ये लेटेस्ट है, न्यू है, आपको याद रखना है, ठीक है। 2019 में अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज दिया गया है, जो कि आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए, इनके प्रयोगात्मक योगदान के लिए, मतलब ये किस तरीके से इंडिया में हम जो है गरीबी को कम कर सकते हैं और किस तरीके से इसको डेवलप किया जा सकता है, भारत को किस तरीके से डेवलप करें। और इन्होंने एक बहुत अच्छी योजना बनाई कि किस तरीके से हम भारत में जो गरीबी है उसको दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया, क्योंकि ये इकोनॉमी से संबंधित हैं और इन्होंने जो है आर्थिक, मतलब हम एक तरीके से आर्थिक सुधार कैसे ला सकते हैं, भारत में गरीबों को आर्थिक रूप से कैसे सुधारा जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया है भारत में। अभिजीत बनर्जी की बात हो रही है और इनको जो है 2019 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये आपको नाम याद रखना है, 9 नाम मैं आपको बता चुका हूँ, सारी डेट भी आपको याद रखना है। भारत में खास तौर पे क्या है और किस प्रकार से किन किन के नाम आए हैं और कब कब उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है, वो आपको याद करना इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।